बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं जब पैदा हुई थी तो ख़ानदान की सभी औरतों ने यह ख्वाहिश की थी कि मदीहा हमारे घर की बहू बने। ऐसी खूबसूरत लड़की, चांद से चेहरे को कौन अपने घर की रौनक नहीं बनाना चाहेगा। ये बात मुझे भी बड़े होते ही मालूम पड़ गई थी कि सब औरतें मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए लेना चाहती हैं। जब अल्लाह इंसान को हुस्न की दौलत अदा कर दे तो इंसान में गुरूर खुद ब खुद ही आ जाता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बचपन से बहुत हसीन थी और ये बात मैं कई लोगों से सुनती भी आई थी, इसीलिए मैं नाक पर मक्खी ना बैठने देती। मैं अपने चांद से चेहरे को दुनिया की सबसे हसीन सूरत समझती थी। इसी वजह से गांव का तकरीबन हर लड़का मुझे अपनी शरीके हयात बनाना चाहता था, मगर मेरी खासियत थी कि आज तक मैंने किसी को अपना चेहरा ना दिखाया था। मैं ना सिर्फ ये कि खूबसूरत थी बल्कि पर्दे में रहती। जिसने भी मेरी खूबसूरती के बारे में ज़िक्र ही सुना था वो ये नहीं जानता था कि मैं हकीकत में कितनी खूबसूरत हूँ। मैं बेपनाह हसीन थी मगर सबको तजस्सुस था, क्योंकि कोई भी मुझे हकीकी तौर पर जानता नहीं था, और जो चीज़ जितनी छुपी होती है उसकी शोहरत भी उतनी ही होती है। खैर, वो दिन तो गए जब सब लोग मेरे बारे में बातें किया करते थे। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, हर औरत मेरे घर रिश्ता भेजने लगी, मगर अम्मा का ख्याल था कि वो पहले मुझे तालीम देंगी, मुझे शादी के बाद ज़िंदगी में काम आने वाला हर गुर सिखाएंगी और उसके बाद ही मुझे ब्याहेंगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह किसी के घर चली गई तो सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम बदनाम करूँगी और कुछ ना होगा। अम्मा के ख़्याल में असल हुस्न और ख़ूबसूरती औरत का सुघरापा और उसकी तालीम होती है। अगर एक औरत में ये चीज़ें ना हों तो वो बहुत पुरकशिश भी हो, फिर भी वो कोई मायने नहीं रखती और उसकी सूरत दो कौड़ी की होकर रह जाती है। इसी मकसद के लिए अम्मा ने मुझे बड़ी बी के पास भेजने का फ़ैसला किया। बड़ी भी हमारे घर से बहुत फासले पर दूसरे गांव में रहती थी। ये गांव कुछ दूर भी था और कुछ मुश्किल रास्ते पर भी मबनी था। इसी वजह से मुझे यहाँ जाने में मुश्किल पेश आती थी। अम्मा किसी के सामने ये बात ज़ाहिर भी नहीं करना चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी, जिसके हुस्न पर पूरा गांव बातें करता है, वो किसी के घर सीखने के लिए जाए। अम्मा ने इस बात को खुफिया रखा हुआ था, इसीलिए मैं अपनी चचाजाद, मामूजाद बहनों के साथ भी वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे बारे में लोगों का तजस्सुस ख़त्म हो जाता और सब यही समझते कि मदीहा एक नालायक लड़की है। वो सुघर नहीं बल्कि एक फुहड़ लड़की है। इसी ख़तरे से बचते हुए अम्मा ने यह बात खुफिया रखी। अब शाम के वक्त जब सब लोग सो जाते, यानी रात का खाना खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले जो कल्यूला होता, उस दम अम्मा मुझे कहती कि तुम बड़ी बी के हाँ हो आओ। अब ये वक्त ऐसा होता था कि पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छाया होता। बाज़ औक़ात तो मेंढकों की आवाज़ें आ रही होती। ऐसे में मुझे बड़ी अम्मा के घर जाना पड़ता। बड़ी अम्मा का घर भी काफ़ी दूर था। गर्मियों के दिनों में तो मुझे लगता जैसे कोई सांप मुझे रास्ते में ही डस लेगा, क्योंकि अक्सर गर्मियों में सांप वगैरह बाहर निकल आते थे। मेरे लिए वो वक्त बहुत कठिन था, मगर अम्मा के कहने पर मैंने कभी उफ तक ना किया और जैसा वो कहती मैं वैसा ही करती जाती। आज भी जुमेरात का दिन था। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अम्मा ने मुझे चुपके से इशारा किया। मैं अपनी काली चादर ओढ़ कर घर से निकल पड़ी। सख्त गर्मी में भी आज मैंने अपने चेहरे पर नकाब किया था, क्योंकि मैं जानती थी बिना नकाब के अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क़यामत ही आ जाएगी। आज तक अपना चेहरा मैंने हर मर्द से छुपा कर रखा था। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं करती मैं अपने घर से निकल पड़ी। धूप अपने ज़ोरों पर थी। मैं किसी तरह की छाँव की तलाश में थी। तकरीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे असर से पहले पहले बड़ी अम्मा के घर पहुंचना था। जैसे ही मैं उनके घर के करीब पहुंची, मुझे एक तरह की छाँव नज़र आई। हालांकि फ़ासला बहुत कम रह गया था, मगर मेरा दिल किया कि मैं कुछ देर को वहीं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। अभी 2 लम्हे ही ना गुजरे होंगे कि मुझे अपने आसपास किसी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर कर उठ खड़ी हुई। वहाँ तक कोई भी नहीं था।
میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، پھر ڈر سا لگنے لگا کہ کہیں یہ سانپ کے چلنے کی سرسراہٹ نہ ہو۔ اس گاؤں میں سانپ بھی بہت تھے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں عموماً گرمیوں کے دنوں میں بے تحاشا سانپ ہوتے ہیں جو جا بجا انسانوں کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہی تھا۔ خیر، میں وہاں سے اٹھی اور جلدی سے اماں بی کے گھر کی طرف آ گئی۔ اماں بی تخت پوش پر بیٹھی اپنی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھیں، پھر کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ ارے بیٹی، تم آ گئیں، راستے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اماں بی کے پوچھنے پر میں نے نہ میں سر ہلا دیا، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں کیا دیکھ کر آئی ہوں۔ انہوں نے میرے ڈرے ہوئے چہرے سے اندازہ تو لگا لیا تھا، مگر شاید وہ مجھے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی، پھر مجھ سے کہنے لگیں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں بیٹی۔ تم تو جانتی ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو، گاؤں کا سبھی لڑکے اور سبھی عورتیں تمہیں اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کسی ایسے کے دل کی رونق بنو جو کہ بہت نیک اور پردے دار ہو، جس کا اپنا بھی کردار تم جیسا ہو۔ تم نے اپنی ساری جوانی اپنی ماں کی حفاظت میں گزاری ہے، تم نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب اگر تم کسی ایسے کے حوالے کر دی جاؤ جو کہ بالکل بھی تمہارے لائق نہ ہو تو تم کیا کرو گی بیٹی؟ یقیناً تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ اور دیکھو، اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ تم غور سے سننا۔ عورت کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا انسان نہ ہو، کسی بھی مخلوق کا مرد ایک درندے سے کم نہیں ہوتا۔ تم نے خود کو مزید چھپا کر بچا کر رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس گھر کے راستے میں آتے ہوئے تمہیں بہت بار ایسے مواقع ملیں کہ تم اپنی خوبصورتی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکو، مگر تم ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم اس سارے جال سے بچ گئیں تو تمہارے لیے زندگی کو سنبھالنا مشکل ہوگا، تمہاری قدر اور عزت کی جائے گی، لیکن اگر تم ابھی سے اس جال میں پڑ گئیں تو تمہاری آگے کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہاری خوبصورتی کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن اماں جی، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ میرے سوال پر اماں جی نے مجھے پیار سے دیکھا، میرے سر پر بوسہ دیا اور بولیں، بیٹی، میں یہ سب تمہیں بلا وجہ نہیں بتا رہی، لیکن یہ بھی مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے کردار میں کوئی شک ہے۔ میں تم پر پورا یقین کرتی ہوں، مگر پھر بھی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ باتیں بتاؤں۔ اور اس کے علاوہ میرے گھر کے نیچے جو تم نے پیڑ دیکھے ہیں، ان پیڑوں پر بھی ایک آسیب رہتا ہے۔ یہ آسیب بڑا خطرناک ہے بیٹی۔ مجھے اماں جی کی بات پر دل ہی دل میں ہنسی آئی۔ اب انسانوں سے تو کیا، جنات سے بھی بچنا پڑے گا، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ میں اس وقت ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ مجھے جو بھی ایسی باتیں بتاتا میں ہوا میں اڑا دیتی۔ اماں جی نے بھی جب یہ باتیں کیں کہ میرے گھر کے نیچے جو موجود درخت ہے اس پر آسیب رہتا ہے، تم اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کبھی اپنا چہرہ نہ دکھا دینا، غلطی سے بھی ایسا نہ کرنا، ورنہ کوئی جنزات تم پر عاشق ہو گیا تو تمہارے لیے زندگی گزارنا اور کہیں اور شادی کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ بی اماں کی بات تو ٹھیک تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی کے لیے بہت لوگ رکاوٹیں پہلے ہی کھڑی کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کسی دوسرے گھر میں ہو، جبکہ کچھ عورتیں مجھ سے اس لیے نفرت کھاتی تھیں کہ اتنی خوبصورت بہو لا کر بیٹا بہو کا غلام نہ بن جائے۔ خیر، جو لوگ مجھے چاہتے تھے وہ بھی اور جو نہ چاہتے تھے وہ بھی، دونوں ہی میرے لیے مسئلہ تھے، جبکہ میں شادی کسی نیک انسان سے کرنا چاہتی تھی۔ اماں بی کی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا کہ میں ایسا تو کچھ نہیں کروں گی، لیکن اس جن والی بات پر مجھے یقین نہیں تھا۔ آج تک میں نے انسانوں ہی کے قصے سنے تھے، جنات بھی کسی لڑکی پر عاشق ہوتے ہیں ایسا نہیں دیکھا تھا۔ جنات تو صرف انسانوں کو ڈراتے ہیں، وہ بھلا انسان سے عشق کیوں کریں گے؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ دل میں سوچا کہ اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اپنا نقاب ضرور اتاروں گی۔ آج تک کسی انسان کی محبت کا روپ تو نہیں دیکھا، اگر کوئی جن ہی مجھ سے محبت کر بیٹھے تو شاید میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جنات خوفناک ہوتے ہیں، ان کی محبت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے بی اماں کی بات نہیں مانی۔ اس دن جب وہ قرآن پاک پڑھانے کے بعد مجھے کھانا پکاتے ہوئے کچھ گر سکھانے لگیں تو ساتھ ہی ساتھ بولیں، بیٹی، میرے گھر کے پاس جو درخت ہے نا،
उस पर आसेब रहता है। मैं उनको गाहे बगाहे मीठा पेश करती रहती हूँ। मीठे से वो बड़े खुश रहते हैं। तुम्हें शायद ये बातें अजीब लगें, लेकिन मेरी एक नसीहत ज़िंदगी में याद रखना, कभी भी अपने खाने में छोड़ी हुई हड्डियाँ और जूठा मीठा खुद इस्तेमाल ना करना। अगर तुम इस मीठे को यूं ही छोड़ दो या अपनी जूठी हड्डियों को कूड़े में फेंकने की बजाय कहीं ऐसी जगह पर रख दो जहाँ परिंदों वगैरह के गुजरने का गुमान हो, तो वो हड्डियाँ खुद ब खुद ही जन्नात उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि गोश्त की बजाय हड्डियाँ जन्नात की ग़िज़ा हैं। अब तुम ये भी तो जानती हो कि गांव में ऐसे कई वाक़यात हुए जब जन्नात ने इंसानों से उनकी किसी बात का बदला लिया। बेटी, अगर जन्नात बदला लेते हैं तो वो अपनी अच्छी बातों का भी अजर ज़रूर देते हैं। बी अम्मा की बातें सुनकर मैं बोर हो रही थी। वो मुझे वही जन्नात के पुराने किस्से सुना रही थीं जो मैंने औरतों से सुन रखे थे। मैं हमेशा यही कहती कि ये औरतें झूठ बोल रही हैं, मगर बी अम्मा उन्हें सच साबित करने पर तुली हुई थीं। खैर, मैंने कह दिया, अम्मा भी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप बेफिक्र रहें। जन्नात से दोस्ती करना तो मेरा हक़ है ना। आज तक किसी इंसान से दोस्ती नहीं की। मेरी ज़ोरदार फरमाइश पर अम्मा भी ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, ऐसे नहीं कहते बेटी, जन्नात कोई रहमत नहीं होते, वो एक आम इंसान के लिए ज़हमत ही ज़हमत हैं। तुम शायद सोचती होगी कि जन्नात की मोहब्बत बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर किसी औरत पर आशिक हो जाए तो उसका बुरा हाल कर देते हैं, उसकी कहीं और शादी नहीं होने देते। बी अम्मा की बातें सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। बी अम्मा, ये तो अच्छा है ना, लड़की की शादी ना हो, मियाँ के घर जाकर तो रोना ही रोना है। बी अम्मा मेरी बातों से आजिज़ आ गईं। बोली, अब तेरे घर जाने का वक्त हो गया है, कल अपनी माँ को मेरे पास भेजना। मैं जान गई थी कि बी अम्मा अपनी अम्मा को इसलिए बुला रही हैं ताकि वो मुझे कुछ समझा सकें। मैं जल्दी से अम्मा बी के घर से निकली। मैंने सर पर चादर तो ओढ़ी हुई थी, लेकिन मेरा दिल किया कि एक लम्हे को मैं ये चादर उतार फेंकूं, जन्नात यानी कि फ़र्ज़ी जन्नात को अपना हुस्न दिखाऊं और फिर उनसे पूछूं कि क्या मैं हसीन हूं या नहीं। न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने अम्मा बी के घर की तरफ एक बार देखा और फिर चादर ज़मीन पर फेंक दी, अपने बाल खोले और उन्हें हवा में लहराते हुए रक़्स सा करने लगी। ये मैंने थोड़ी देर ही किया था, मानो 1-2 लम्हे मैंने एक तरफ घूम कर देखा। मेरे बाल हवा में लहराए तो मुझे एक फ़िल्मी सा अंदाज़ महसूस हुआ। मैं बड़ी खुश हुई। उन दिनों मेरी उम्र भी 15-16 साल थी। ऐसी हरकतों से मुझे हंसी आती थी, कभी सुकून मिलता तो कभी खुशी होती। मैंने ये सब करते हुए एक बार भी न सोचा कि मैं बी अम्मा की कितनी बड़े फ़लसफ़े को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने मेरी माँ बनकर मुझे समझाया और मैं ये क्या कर रही हूँ। मैंने साथ ही साथ ऊंची आवाज़ में ये भी कह दिया, ऐ जन्नात के शहंशाह, ये तो बताओ, क्या मैं हसीन हूँ या नहीं? क्या वाकई इंसान मुझ पर आशिक हैं? ये 2 बातें करने के बाद जब मुझे लगा कि कोई आ ना जाए, जल्दी से मैंने अपनी चादर दोबारा लपेटी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी। मगर घर जाकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रास्ते में ही मेरा सर भारी सा हो गया। मैं समझी कि शायद उस तरह घूमने का असर हो गया होगा कि मेरा दिमाग चकरा रहा था। मगर घर पहुंचकर भी जब मुझे आराम ना आया तो मैंने पानी पिया। उसके बाद भी मेरा सर भारी भारी सा महसूस होने लगा। हालांकि मैं सुबह तकरीबन 10 बजे जागी थी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। गांव में 10 बजे के करीब कोई भी नहीं उठता, लेकिन मेरी अम्मा मुझे बहुत लाड से रखती, इसीलिए मैं देर तक सोती रहती थी, जबकि रात को देर तक जागती, अपनी हमजोलियों से बातें करती। खैर, मुझे घर जाकर बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं अपने कमरे में गई और बिस्तर पर सी गई। ये शाम के तकरीबन 7 बजे थे। मगरिब की अज़ान अभी अभी हुई थी। मुझे बिस्तर पर लेटे 2 लम्हे भी न गुजरे थे कि मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं उठकर हड़बड़ा बैठी। मैं समझी कि शायद मैं अंधेरे कमरे में आकर लेट गई, देखा भी नहीं कि कोई कमरे में हो ना। अगर कमरे में कोई दूसरा मौजूद था तो वो ज़रूर मुझे आवाज़ देता, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता। गांव में तकरीबन मेरे चचाजाद और तायाजाद भाई ही थे जो हमारे घर के चक्कर लगाते रहते। अक्सर हमारे घर भी सो जाते। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में हम फ़िक्रमंद होते, यानी चोर डाकू का ख़तरा तो ना था, लेकिन फिर भी मैं उठ बैठी कि कहीं कोई मेरे कमरे में मौजूद ना हो।
मगर कमरे में रोशनी करके देखा तो कोई भी नहीं था, खाली कमरा था। अब मुझे डर लगने लगा, मेरे आंसू बहने लगे। दिल चाहा कि मैं उठकर यहाँ से भाग जाऊँ। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे मन पर तारी थी। मैं उठकर बाहर आई। अम्मा खाना बना रही थी। अम्मा, क्या हमारे घर कोई आया था? मैंने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, अभी कौन आएगा? तुम सुनाओ, बी अम्मा ने तुमसे कोई बात कही? क्या मेरे बारे में कोई सलाम या पैगाम भिजवाया? अम्मा हमेशा यही पूछती रहती थी। अम्मा, बी अम्मा आपको अपने कमरे में बुला रही थी, मेरा मतलब है अपने घर में। ये कहकर मैं वापस अंदर चली गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पलंग पर एक सफ़ेद सा ह्याला बैठा है। उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत मेरी तरफ ही थे और उसकी सुर्ख आँखें मेरे वजूद पर अटकी हुई थीं। जैसे ही मैंने ये मंजर देखा, मैं बाहर की तरफ भागी। मेरी ज़ोरदार चीख सुनकर अम्मा भी मेरे सामने आ गईं। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब खैर तो है? अम्मा, मेरे कमरे में कोई है। ये कहकर मैं अम्मा से लिपट गई। अरे बेटा, कोई नहीं है, तुम मगरिब के वक्त आई हो, पहले कमरे की रोशनी देखा करो। अगर कमरे में अंधेरा हो तो इस तरह कमरे में नहीं जाते। तुम जवान जहाँ लड़की हो, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, ऐसे कमरे में अकेले नहीं जाते, पहले रोशनी देखते हैं। ये कहकर अम्मा ने जल्दी से मेरे कमरे में रोशनी कर दी। अब मैं कुछ पुरसुकून हो गई थी, मगर मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अम्मा, यहाँ वाकई में कोई था? नहीं बेटा, कोई नहीं है, मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद किए देती हूँ। तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़कर लेट जाओ। अगर नींद नहीं आई तो बाहर आकर खाना खा लो, बाद में तुम्हें नींद से जगाकर खिलाना पड़ता है। अम्मा मेरी ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ़ थी, इसीलिए इन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। खैर, मैं कमरा बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, सर भी भारी हो रहा था। फिर जैसे ही मैं उल्टा होकर लेटी, मुझे लगा किसी ने मेरे बालों पर अजीब सा खुरदरा हाथ रखा हो। मैं ये देखकर एक लम्हे के लिए लरज़ उठी थी। मेरे हाथ के सामने एक ऐसी चीज़ पड़ी थी जो आज से पहले मैंने नहीं देखी थी। ये नाखून पाँव का था या फिर कोई बड़ी एक पत्थर जैसी चीज़ थी, जिसे अगर मैं सींग से तशबीह दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगा किसी दरिंदे का सींग है जो मेरे हाथ के बराबर मौजूद है। एक लम्हे के लिए मैं लरज़ गई। एक बार फिर उठकर मैंने हल्की सी चीख मारी, मगर अब की बार अम्मा तक आवाज़ नहीं गई थी। मेरे गले से आवाज़ बमुश्किल ही निकल पाई थी। अब मैं बहुत बेबस सा महसूस कर रही थी। मैंने जैसे ही करवट बदली, सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। अगर मेरी जगह आप होते तो यकीनन आपको दिल का दौरा पड़ जाता। जैसे ही मैं उठकर बैठी, मेरे सामने एक इंतहाई खौफनाक सूरत वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें भेड़िए जैसी थीं। ऐसे लगता था जैसे किसी जानवर की आंखें हैं। चेहरे पर बाल तो नहीं थे, अलबत्ता उसके कान ऐसे थे जैसे वो किसी खौफनाक दरिंदे के हों, मगर वो अब भी बहुत अजीब सा, डरावना सा और एक ही साथ खूबसूरत यानी कि सफ़ेद लग रहा था। मैं इसे खूबसूरती नहीं कहूँगी, उसके चेहरे पर फैली अजीब सी वहशतनाक सफ़ेदी थी, जिसे देखकर मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। मैंने और कुछ नहीं किया, बाआवाज़े बुलंद आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने की देर थी कि उसने अपने मुंह को खोला और एक हिद्दतनाक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। फिर वो गर्माहट जो मैंने उसके चेहरे पर महसूस की, वो बहुत अजीब सी थी। जैसे ही मैंने अपने चेहरे पर इतनी हिद्दत महसूस की, मेरा दिल मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मैं वहाँ से उठी, वो भी हवा में तहलील हो गया। मैं बाहर भागती हुई आई, अम्मा के सामने सारी बात रख दी। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। वो कुछ परेशान सी हो गईं। पूरी रात मुझे दम दरूद पढ़कर फूंकती रहीं। सुबह होते ही वो मुझे लेकर बी अम्मा के घर चली गईं। बी अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसा वैसा कोई काम न करना, मगर तुमने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। तुमने शाहे जन्नात के गुस्से को दावत दी है। तुमने अपनी खूबसूरती दिखाकर उसकी बदनीयती को जगा दिया है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम ऐन उसी दरख्त के नीचे अपनी खूबसूरती दिखाती फिरो? मैं ऊपर से देख रही थी, तुम्हें आवाज़ें देती रही, मगर तुमने जवाब नहीं दिया। लड़की, मैं तुम्हें अब क्या कहूँ? तुमने जो काम कर दिया है उसके लिए मुझे अपने उस्ताद को ज़हमत देना होगी।
اماں بھی یہ ساری باتیں کر رہی تھیں جبکہ میری والدہ حیران پریشان ہم دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ والدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بالآخر بھی اماں نے مجھے کچھ وظائف وغیرہ پڑھنے کو دیے، جس کے بعد میں نے کبھی مڑ کر بھی اس درخت کی طرف دیکھا نہیں۔ ان وظائف کو باقاعدگی سے پڑھا۔ رفتہ رفتہ یہ احساس کم ہو گیا، مگر مجھے آج تک بھی اماں کی کہی وہ نصیحتیں، وہ درخت کے نیچے میرا گھومنا اور پھر وہ اندھیرے میں موجود 2 خوفناک لال آنکھیں یاد آتی ہیں تو میرا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ ایسی مصیبت سے ہر ایک کی بیٹی کو بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔